Hello guys, so this is Shantanu. I did my BTech from IIT Roorkee and अभी हम कुछ एक सीरीज में लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज में बेसिकली हम सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे नीट में उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी जो मैंने चैप्टर लेके आया हूँ वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स जितने भी हैं पीवाईक्यूज उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये नीट 2019 में पूछा गया था। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is capital F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes। अब बात यह है कि इसमें क्या है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले तो आप ये मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं। सोल्यूशन, एक चार्ज ये है एंड दिस इज माइनस क्यू, ये ए है, ये बी है। अभी जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है आर। तो अगर इन दोनों के बीच में फोर्स की बात करूं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वैल्यू होगी एफ। ओके, तो एफ को मैं क्या लिखूंगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बात यह है कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो हमको उसका साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन हम फोर्सेस की ऑलरेडी शो कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मैंने क्या किया कि 25% चार्ज ए से बी को ट्रांसफर कर दिया, तो अब देखिए ए के पास में कितना चार्ज बाकी होगा। 25% क्यू का 25% कितना होगा, 25% होगा क्यू बाई 4। तो इसके पास चार्ज बचेगा Q माइनस क्यू बाई 4 और B के पास जो चार्ज हो जाएगा, माइनस क्यू ऑलरेडी था, अब उसके पास में Q बाई 4 और आ गया। तो इस तरह से आपका A का जो नेट चार्ज होगा नया वाला, इसको केस 2 अपन बोल सकते हैं, केस 2। तो नया चार्ज कितना हो जाएगा 3Q बाय 4 और ये कितना हो जाएगा आपका, इसको भी देख सकते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3Q बाय 4। इस तरह से हमारा क्या है, ये ए पे चार्ज एंड बी पे चार्ज, ये न्यू चार्ज हो जाएगा। तो अब अगर इसमें देखना चाहते हैं हम कि ए के पास में अभी 3Q बाई 4 है एंड बी के पास में अभी माइनस 3Q बाई 4 है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर। सेम डिस्टेंस है क्योंकि डिस्टेंस के बारे में इसने कोई बात नहीं की इसलिए हम सेम ले रहे हैं। अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है कि अब अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट, तो जिसको एफ डैश बोल लो। वो क्या होगी, के 3Q बाई 4 और 3Q बाई 4। मैं ओनली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ क्योंकि फोर्स जो एफ डैश है उसकी डायरेक्शन में ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 3 इंटू 3 कितना 9, 9/16 को कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ बचेगा आपका के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और आपको पता है कि के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से कितनी है, एफ। तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं और आपकी एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 9/16 क्योंकि इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल एफ। तो हम यहाँ पे कैपिटल एफ रख देंगे। ठीक है, तो न्यू फोर्स जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं कौन सा आंसर लगेगा, 9/16 एफ। तो हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपन। एक बार मैं चेक कर लूं कि हाँ माइक ऑन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ये देखिए, ये 2017 में पूछा था, नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या है, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। आई मीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे अगर देखा जाए रियल में क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस ही। बट ये कह रहा है कि थोड़ा ये अज्यूम कर लो, सपोज कर लो कि कि थोड़ा सा अलग है उसमें चार्ज। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माना है कितना, ई,
इसने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज माना है ई, और जो प्रोटॉन है उस पे कितना चार्ज माना है ई प्लस डेल्टा ई। बाय द वे होना कितना चाहिए था प्रोटॉन पे चार्ज ई, बट इसने ई प्लस डेल्टा ई माना है। मान लो इफ द नेट of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is zero, then the value of delta E, मतलब कि डेल्टा ई कितना किस रेंज में आएगा। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, ध्यान से समझो। एक हाइड्रोजन एटम ये मान लेते हैं अपन, और दूसरा हाइड्रोजन एटम अपन ये मान लेते हैं, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन एटम के पास में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन एटम का नेट चार्ज की मैं बात करूंगा, तो नेट चार्ज वैसे अगर कितना होगा, वैसे तो जीरो होगा नेट चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज डिफर नहीं करता तो क्या होता, दोनों का आई मीन नेट चार्ज क्या होता हाइड्रोजन एटम पे, जीरो। बट अभी नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है आपका -e, और प्रोटॉन पे चार्ज दे रखा है आपका कितना, वो दे रखा है E प्लस डेल्टा ई। तो अब अगर नेट चार्ज मुझे हाइड्रोजन एटम पे चाहिए तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस प्रोटॉन का चार्ज, तो नेट चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम कितना होगा, हो जाएगा -e प्लस डेल्टा ई। तो ये हो जाएगा आपका कितना, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इस हाइड्रोजन एटम पे चार्ज हो गया, ऐसे ही डेल्टा ई इस हाइड्रोजन एटम पे चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या है, बात को समझो, और कहने की बात यह है कि अब देखिए अब क्या होगा कि दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आएगा या नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा ई एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आएगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। अब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के पास में क्या है, मास भी है। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, ऑलरेडी दे रखा है आपको, ठीक है। जो दे रखा है आपको 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो अब मास होने के चलते ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन दोनों के बीच में हम मानेंगे कि लगेगा, ठीक है। ये खुद बोल रहा है क्वेश्चन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे इधर लगेगा Fg, और इस पे इधर लगेगा Fg, समझे। अब इसके चलते क्या होगा पता है, ये कह रहा है कि नेट फोर्स, देखो नेट 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 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चाहिए, जीरो। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेट चाहिए इसको, वो क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो उसके लिए देख क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एफ ई शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ जी। अगर ऐसा हो गया तो मैं कह सकता हूं इस हाइड्रोजन एटम पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इधर से एफ जी लग रहा है, इधर से एफ ई, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो नेट फोर्स इस हाइड्रोजन पे भी जीरो हो जाएगा। ऐसे ही एफ ई, यहाँ पे एफ ई, इधर लेफ्ट में एफ जी, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बस वही करना है। अब पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई की वैल्यू मुझे कोई बता सकता है, आई मीन आप तो नहीं बता सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। तो देखिए एफ ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कितना, के क्यू, क्यू कितना है उस पे, डेल्टा ई, के Q1 Q2, और उस पे भी कितना है चार्ज, डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, अज्यूम कर लो कि आर है। और ऐसे ही अगर मैं एफ जी की बात करूं तो एफ जी कितना हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा G m1m2, मास ऑफ वन हाइड्रोजन, और मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को अपन को इक्वेट करना है, एफ ई इज इक्वल टू क्या करना है, एफ जी। जैसे ही अपन करेंगे तो क्या आएगा, के डेल्टा ई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी वो अपन निकालेंगे। डेल्टा ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी एम एच स्क्वायर अपॉन के, ठीक है। के क्या होता है, के की वैल्यू होती है कितनी, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो अगर डेल्टा ई की बात करूंगा तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी
mh स्क्वायर अपॉन k। अब देखो ध्यान से, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, क्योंकि ये ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये देखो दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27, 1.67 इंटू 10⁻27 एंड डिवाइडेड बाई k की वैल्यू 9 इंटू 10�9। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप खुद सॉल्व करिएगा इसको और इसकी वैल्यू आप खुद से निकालिएगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं। अ चार्ज, ये 2003 में पूछा गया था, यही AIPMT होता था पहले, उसी में पूछा गया था। अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, देन द फ्लक्स थ्रू एनी फेस। एक मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, एक क्यूब है और इसमें इसके सेंटर पे हम क्या रखेंगे, एक चार्ज रख देंगे। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज मान लीजिए रख दिया, सॉल्यूशन, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया। अब आपको पता है कि ये चार्ज क्यू को इस क्यूब ने एक चार्ज क्यू के अराउंड क्या है, क्लोज सरफेस है। चार्ज क्यू के अराउंड क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। अब क्लोज सरफेस के अंदर अगर एक चार्ज होता है तो उस चार्ज की वजह से क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। अब वो कितना फ्लक्स निकलेगा, तो गॉस लॉ से हमको शायद आपको पता हो, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस क्यूब के पास में कितनी सरफेसेस हैं, इस क्यूब के पास में टोटल 6 सरफेसेस हैं और 6 सरफेसेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q एनक्लोज्ड का मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है वो बेसिकली फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, ये गॉस लॉ है, गॉस लॉ। तो अब बात समझने की कोशिश करो कि इस टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये क्यूब के सेंटर पे रखा है तो सिमेट्री है यहाँ पर। सिमेट्री क्या है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब ये मानो कि अगर इसमें से टोटल नंबर ऑफ लाइंस 120 निकल रही है, मानो कि 120 टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकल रही है, अस्यूम कर लो, तो क्योंकि ये एकदम सेंटर पे रखा हुआ है तो हर सरफेस से, क्यूब की हर सरफेस से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकलेगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 6, तो 20 लाइंस हर एक सरफेस से निकलेंगी, हर एक फेस से इसके से निकलेंगी, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, अगर मैं कहूं कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना है, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दी वन फेस कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6, मतलब 1/6 हो जाएगा किसका, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से देखो ये 4 पाई और पाई पाई वैसे ही लिख रखा है इन्होंने, तो उसको आप काटा कुटी कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा ये पाई से देखो, यहाँ से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये अराउंड 2000 मे बी 2019 या 2018 में पूछा था, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 2018 और 2019 नीट में ही पूछा है ये क्वेश्चन, ये मैं श्योर हूं, ठीक है, बट एग्जैक्टली मैं लिख नहीं पाया इसका। तो टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ है दो स्ट्रिंग्स की, ये देखो आप, ये एंड ये इक्वल लेंथ। ये क्या है, दो बॉल्स हैं, इनको क्या कहते हैं, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अब इनके पास चार्ज है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब चार्ज होने के बाद इक्वल चार्ज बोल रहा है, ऑलरेडी इक्वल चार्ज है, तो इक्वल चार्ज होने की वजह से क्या होगा, दोनों रिपेल करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे तो ऐसा शेप बन जाएगा, ऐसा शेप बन गया।
ये हाइट जो दे रखी है वो y दे रखी है, और ऐसा बोला है आगे कि एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स r। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, r हो जाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स हर बॉल पे 0, मतलब अभी ये रुक चुके हैं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। नाउ now the strings are usually clamped at the half of the height, I mean जो हाइट है ना, हाइट उसके हाफ पे क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया है, मतलब इनिंग को यहाँ पे हाफ पे क्लैंप कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया है, ये जो सेपरेशन है ये जो है वो अब कितना बन गया है, y/2 बन गया है। पहले कितना था ये सेपरेशन y, अब कितना हो गया है, y/2। नाउ द एट द इक्विलिब्रियम, अब पूछा है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स, अब इस टाइम पे जब हमने इन दोनों स्ट्रिंग्स को यहाँ से हाफ हाइट पे क्या कर दिया, क्लेम कर दिया है, तब इनके बीच में जो सेपरेशन है r डैश वो क्या हो जाएगा, ये पूछा है। तो उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे बिना टेंशन के। देखो थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं आपके लिए इसको। ये अगर एंगल आप थीटा मान लेते हो तो देखिए आप, हम बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नीचे mg लगेगा, और इधर की तरफ क्या लगेगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, मान लीजिए इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू, सेम चार्ज है। अब क्या करूंगा मैं, इस रस्सी में जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन भी होगा, इसके भी दो कंपोनेंट्स अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो इसका टेंशन के दो कंपोनेंट कहाँ कहाँ होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये दो लाइंस जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और यहाँ से ये लाइन ऐसे है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। लेट मी टेल यू कि t का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा। ओके, नाउ अब क्योंकि मुझे पता है, ऑलरेडी बोल रखा है इसने कि इक्वल लेंथ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r, मतलब ऑलरेडी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 और वर्टिकल में नेट फोर्स 0। तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 करूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और वर्टिकल में नेट फोर्स 0 करूंगा तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो आप खुद देखो, इधर LHS में अगर मैं बात करूं, LHS में t sin थीटा अपॉन t cos थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज tan थीटा। तो यहां से आप tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी आर स्क्वायर, ये आपको आएगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं tan थीटा क्या लिख सकता हूँ, यही बताओ आप लोग कि यहां से tan थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसे r/2 बोल सकता हूँ, क्योंकि टोटल ये लेंथ कितनी है, r है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये हाफ जो लेंथ हो जाएगी वो r/2, और ये जो लेंथ है वो कितनी है, ये अपनी कितनी है, ये दे नहीं रखी है, ठीक है, दे ये रखी है आपको y। तो ये r/2 और ये कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, बताओ। tan थीटा लिख सकते हैं, देखिए ये एंगल कितना है, ये 90 एंगल है, 90। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, और ये क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा बेस, समझे। तो ऑपोजिट अपॉन बेस, और ऑपोजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑपोजिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, r/2। तो आप tan थीटा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप tan थीटा को लिख सकते हैं r/2 डिवाइडेड बाई y। तो ये हो जाएगा आपका फिर इक्वेशन के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी आर स्क्वायर। सो नाउ दिस इज द थिंग, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं। फिर अपन थोड़ा सा इस पे आते हैं। इस पे देखिए, क्योंकि मुझे पता है एंगल तो चेंज हो ही गया होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा डैश, कितना, थीटा डैश। तो अब अगर मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँ, जैसे कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये भी किसमें हो गया, अब इक्विलिब्रियम में हो गया। कोर्स बोला है, क्या पूछा है कि सेपरेशन कब चाहिए, इक्विलिब्रियम पे चाहिए। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और इधर इस पे जो फोर्स लगेगा वो मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लग रहा है। तो Fe की वैल्यू यहाँ पे जो नया Fe जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो Fe है वो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश, 8 होगा।
एंड यहाँ पे भी सेम इक्वेशंस बनेंगी आपकी, जैसे कि यहाँ मान लीजिए इधर की तरफ क्या लगेगा आपका टेंशन टी डैश, और ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा उसका, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा उसका, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा डैश है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा डैश होगा, तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा टी डैश कॉस कॉस थीटा डैश, और यहाँ पे कितना आएगा टी डैश साइन थीटा डैश। ओके, तो यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि ये भी कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ भी क्या करेंगे राइट में लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट में लगने वाला फोर्स विच इज एफ ई, और एफ ई की वैल्यू कितनी है के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर। ओके, एंड ऐसे ही लेफ्ट में लगने अब ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है टी डैश कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू एम जी। तो ऐसे ही ये फिफ्थ इक्वेशन मान लो, ये सिक्स्थ इक्वेशन मान लो, और इनको क्या कर दो डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे तो साइन थीटा डैश अपॉन कॉस थीटा डैश बचेगा, जो कि बनेगा आपका कितना टेन थीटा डैश, और इधर क्या बनेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर इनटू एम जी। ओके, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, ये मान लो सेवंथ इक्वेशन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि टेन थीटा डैश यहाँ से क्या लिखा जाए, तो टेन थीटा डैश आपका यहाँ से क्या लिख सकते हैं खुद ही बताइए। ये टोटल लेंथ कितनी है आर डैश, तो ये कितनी हो जाएगी आर डैश बाई टू, और ये कितनी है वाई बाई टू, आर डैश बाई टू डिवाइडेड बाई वाई बाई टू इज इक्वल टू टेन थीटा डैश, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ अपना ये आ जाएगा टेन थीटा डैश आर डैश बाई टू डिवाइडेड बाई वाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा आर डैश बाई वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर और इनटू एम जी। तो ये हो जाएगा आपका क्या एट्थ इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, फोर्थ और एट्थ इक्वेशन को क्या करना है डिवाइड करना है और काम हो जाएगा अपना। तो देखो फोर्थ इक्वेशन ऐसा करो एट्थ इक्वेशन डिवाइडेड बाई फोर्थ इक्वेशन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आर डैश अपॉन वाई डिवाइडेड बाई आर अपॉन टू वाई, क्योंकि ये क्या है ये आर अपॉन टू वाई है, ये जो टू है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर एम जी डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी आर स्क्वायर, यही होगा। अब देखो एम जी से एम जी गया, क्यू स्क्वायर से क्यू, के से के गया, और वाई से क्या गया वाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा एलएचएस में, यहाँ बचेगा टू आर डैश डिवाइडेड बाई आर, और आरएचएस में क्या बचेगा आरएचएस में बचेगा ये देखो आर स्क्वायर ये ऊपर जाएगा, तो आर स्क्वायर ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा आर डैश स्क्वायर बचेगा, आर डैश स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और सब कुछ कट पिट चुका है। अब बात कुछ नहीं करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो ये बचेगा आपका ये टू आर डैश का क्या हो जाएगा क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आर क्यूब। तो यहाँ से अपना आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर क्यूब डिवाइडेड बाई टू, और इस पर पार कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर अपॉन 2/1/3, ये फाइनली आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। दैट्स हाउ इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a toy car with charge q moves on a frictionless horizontal plane surface under influence of a uniform electric field E vector. Due to the force QE vector, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. कहने की बात ये क्वेश्चन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह देखो ही मत, इसको काइनेमेटिक्स की तरह देखो। क्या देखो कि एक एक्सेलरेशन मिल रहा है एक टॉय कार को, किसकी वजह से मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिल रहा है, बस और कुछ देखना ही नहीं है। ये टॉय कार मान लीजिए, और एक टॉय कार क्या करती है t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसकी इनिशियली क्या है स्टार्ट हो रही है देखो q प्लेन इन्फ्लुएंस यूनिफॉर्म ड्यू टू फोर्स QE इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है 0 to 6 इंक्रीज कर रही है 1 सेकंड में। तो मान लो 0 यहाँ पे
और 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी है, और ये सारा काम कितने में हुआ है? 1 सेकंड में। तो क्या मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि यूनिफॉर्म देखो बोला है इसने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या होगा कि जो फोर्स होगा वो भी कांस्टेंट होगा और एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम क्या लगा सकते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6। इनिशियल कितनी है? 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन a जो कि निकालना है, और टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकंड। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 और सेकंड के लिए चलता है। देखो आगे पढ़ते हैं। in 1 second duration. At that instant, the direction of the field is reversed. मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैंने रिवर्स कर दिया, इसका मतलब पता है क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? ऑपोजिट। और अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो गया तो क्या करेगा? कार अब डिसलरेट करेगी। कार क्या करेगी? अब डिसलरेट करेगी। तो डिसलरेट करते हुए ये मान लो कहीं यहां तक पहुंच रही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। मतलब ये है कि इसके आगे जो एक्सेलरेशन, जैसे यहां से यहां तक एक्सेलरेशन इधर था जो कि कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन किधर होगा? लेफ्ट में होगा, और मैग्नीट्यूड उसका भी कितना ही होगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अब कार का जो स्पीड है वो क्या होगी? डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड। और यहाँ पे ये भी है, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकंड। मतलब 1 सेकंड के लिए ऑलरेडी चल चुकी है, यहां से यहां तक 1 सेकंड चल चुकी है। 1 सेकंड और चलेगी, फिर 1 सेकंड और चलेगी, ऐसे और इसको चलना है। उसके बाद अपन को निकालना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है नेट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब अपन को मेनली क्या निकालना है? मेनली निकालना तो स्पीड है, तो और वेलोसिटी है कौन सी? एवरेज। तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 3 सेकंड्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि एक और सेकंड में ये कितना आगे चलेगी, पहले तो ये देख लेते हैं। तो देखो एक और सेकंड में ये कितना आगे चलेगी वो तो निकाल ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझो कि अगर 1 सेकंड में इसने 0 से 6 मीटर पर सेकंड गेन कर ली है, तो 6 मीटर पर सेकंड से 0 गेन करने में कितना टाइम लगेगा? 1 ही सेकंड लगेगा, क्योंकि ये देखो ये जो है ना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब पता है क्या होता है? 6 मीटर पर सेकंड प्लस 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी का डिक्रीज और इंक्रीज हो जाना। मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने कितने से, अगर एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब वेलोसिटी कितने से इंक्रीज होगी? 6 मीटर पर सेकंड से। तो ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब वेलोसिटी कितने से आने वाले 1 सेकंड में डिक्रीज हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे फाइनली आने वाले एक और सेकंड में, आने वाले एक और सेकंड में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ की वेलोसिटी 0 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। निकाल भी सकते हैं इसको, v फाइनल इज इक्वल टू, मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v फाइनल निकालनी है कितनी? एक और सेकंड में, आने वाले एक और सेकंड में। u कितनी है? 6, और एक्सेलरेशन कितना है? -6, -2 लगाया क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, और टाइम कितना है? 1, तो कितनी है? 0। तो बेसिकली कहानी क्या हो रही है पता है? कहानी ये हो रही है कि गाड़ी यहां से यहां पहुंचती है 1 सेकंड में, 0 से 6 गेन करती है, फिर 6 से 0 गेन करने में इसको कितना? फिर से 1 सेकंड लगता है, और एक और सेकंड में ये क्या करेगी? एक और सेकंड में फिर ये यहीं से यहीं पे पहुंच जाएगी। समझ रहे हो ना? यहीं पे पहुंच जाएगी। कौन से पॉइंट पे? मान लो ए पे पहले थी, बी पे पहुंची, फिर सी पे गई, और सी से फिर किस पे आ जाएगी? बी पे आ जाएगी। तो टोटल 3 सेकंड्स में हुआ क्या है पता है? 1 सेकंड में, पहले सेकंड में तो ए से बी गई है गाड़ी, फिर बी से सी गई है गाड़ी दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में सी से फिर से बी पे आई। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ है गाड़ी? t इज इक्वल टू 0 पे गाड़ी है ए पर, और t इज इक्वल टू 2 पे किधर है? सॉरी 1 पे किधर है? ये बी पे। और t इज इक्वल टू 2 पे किधर है? सी पे। और t इज इक्वल टू 3 पे किधर है? फिर से बी पे। समझे? तो बस अब कुछ नहीं निकालना, अपन को बस देखना है कि ए पे गाड़ी थी,
और अब फाइनली कहां पे, बी पे। और चल के कैसे गई है, पहले यहां गई है, फिर यहां से लौट के यहां पे आई। इस तरह से इसका रास्ता है, तो बना लेते हैं। बनाने में कुछ नहीं जाता। अब देखो क्या क्या बना रहा हूं मैं, यहां से ए से बी से सी, और फिर ये किया इसने यहां से यहीं आ गई। ठीक है, मतलब ये पहले ए पे, ए से फिर बी पे पहुंच गई, और बी से फिर किस पे, सी पे पहुंच गई, और सी से फिर से किस पे आ गई, बी पे। सबसे पहले मुझे ए से बी की डिस्टेंस निकाल लेनी है, तो इसके लिए मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या लगाऊंगा, हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ए पर कितनी थी, ये ए से मैं बी के बीच में लगा रहा हूँ, कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी, 0। हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है 6, और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये 3 मीटर। अब लॉजिक से कह सकते हैं कि अगर ये 3 मीटर है, वैसे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो ये भी कितनी होगी 3 मीटर, और ये भी कितनी होगी 3 मीटर। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है वो भी सेम है, और टाइम भी क्या है, सेम है। ए से बी में देख लो, या बी से सी में देख लो, या सी से बी में देख लो, तो डिस्टेंस क्या होंगे, सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब बात करते हैं अपन एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड के लिए अपन को देखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो देखो 3 मीटर प्लस 3 मीटर और प्लस 3 मीटर, तो 9 मीटर डिस्टेंस इसने टोटल ट्रेवल किया। तो 9 मीटर तो डिस्टेंस हो जाएगी कितने टाइम में, 3 में। तो क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। एंड अब मैं बात करता हूं आपका क्या, एवरेज स्पीड की बात होगी, एवरेज वेलोसिटी की और बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी के बीच में, 3 मीटर। अब देखो ना, यहां से क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 मीटर, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 3 सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज क्या पूछा इसने, एवरेज स्पीड, पहले वेलोसिटी है फिर स्पीड है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी 3। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। वैसे इसको डायरेक्टली अभी सोच सकते थे यार, अगर लॉजिक वाली बात होती ना, कि 0 से 6 फिर 2 और सेकंड के लिए चल रहा है, एक्सेलरेशन रिवर्स कर दिया है, तो 0 से 6 पहुंचने में 1 सेकंड, तो 6 से 0 पहुंचने में कितना, 1 सेकंड, फिर से ये रिवर्स आई मीन पलटी मारेगा ये, तो फिर से ये 0 से 6 पहुंचने में फिर से कितना लेगा, वही 1 सेकंड। तो इसका मतलब आपको एकदम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे अपन, इतना लॉन्ग सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इसको। ठीक है, लॉजिक अगर लगाते तो थोड़ा सा। द गिवन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1994 में पूछा था। द गिवन फिगर gives electric lines of force due to two charges q1 and q2. What are the signs of the charges of two charges? तो क्या हो जाएंगे, लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले, दोनों बात बराबर होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है Q1, क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, इनवर्ट होता है डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है। समझे, इसकी वजह से पहले तो ये देख लो Q1 में क्या अंदर आ रही है, बिल्कुल, और Q2 में भी क्या हो रही है, अंदर आ रही है। इसका मतलब Q1 Q2 दोनों क्या है, नेगेटिव। बोलने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। समझे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए if a point charge of q is at one of its corner। I mean 2012 में ये पूछा गया है, इसमें क्या पूछा है, what is the flux through a cube of side A if a point charge of q is at one of its corner। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने क्यूब ले लिया, चलिए मैं क्यूब बना लेता हूं, तो
दिस इज अ क्यूब। अब इस क्यूब के एक कॉर्नर पे मैंने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया क्यूब। अब मुझे पूछा है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो उसके लिए पहले आपको इस क्यू जो चार्ज है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा ये पूछा है। तो पहले जो क्यू चार्ज है ना, उसको पहले कवर करो, आई मीन एक क्लोज सरफेस के अंदर लेके आओ सिमेट्री के साथ। तो पहले क्या करने वाला हूं मैं, देखो ध्यान से, कि मैं एक काम करने वाला हूं, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं। यहाँ पे क्यू रखा है, आपको सबको पता है यहाँ क्यू रखा है। अब मैं एक काम करने वाला हूं, इसका डुप्लीकेट बनाया और मैं इसको यहाँ चिपका रहा हूँ। ध्यान से समझें इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ, कलर इसका चेंज कर देता हूँ। मान लो ये कर दिया, ये नया क्यूब है ना, नया क्यूब आपको दिख रहा है, इसको देखो कहाँ चिपका रहा हूँ मैं, ये देखो ये चिपका दिया। समझ में आया? समझो समझो, यहाँ पे चिपका दी। अब एक और क्यूब बनाऊंगा मैं ऐसे, इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ एक। अभी देखो एक और क्यूब कहाँ चिपका रहा हूँ, ध्यान से समझो, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो देखो इसको मैं कहाँ चिपका रहा हूँ, इसको यहाँ चिपका दिया। समझ में आ रहा है आपको कुछ कुछ? एक और क्यूब में बना रहा हूँ और इसको देखो मैंने 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 यहाँ चिपका दिया। इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ बाय द वे, ठीक है? नहीं, ये रख देता हूँ, यहाँ चिपका दिया। अभी भी जो हमारा चार्ज है क्यू, वो कहाँ पे है? वो टॉप पे, ये देखो यहाँ पे। अभी भी ये कितना कवर हुआ है, नीचे से तो कवर हो गया पूरा। अगर मुझे ऊपर से भी कवर करना है इसको, मुझे क्या करना है, इसको, इस चार्ज को, इस चार्ज क्यू को, जो ये चार्ज रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं मैं। इस चार्ज क्यू को जो एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, इसको क्या है, अभी मुझे ऊपर से भी क्या करना है, इसको कवर करना है। नीचे से तो कवर हो चुका है, ऊपर से भी कवर करना है। तो पता है मैं क्या करूंगा, 4 आई मीन 4 क्यूब्स और लूंगा और उनको मैं इनके ऊपर रख दूंगा। ये देखना, ध्यान से समझो मैं कहाँ रख रहा हूं। देखो देखो देखो, मैंने ये रख दिया। अब हमारा जो ये जो चार्ज है ना, वो कहाँ पे पहुंच गया पता है? ये देख, ये एकदम बीचों बीच में पहुंच गया। और जितने 8 क्यूब्स है ना, ये 8 क्यूब्स, इन्होंने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, एकदम एक क्लोज सरफेस के अंदर कर दिया इसको। अब आप खुद सोचो, अब गॉस लॉ में लगा सकता हूं, क्योंकि गॉस लॉ क्या होता है, अगर मैं एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रख देता हूं, तो उस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू 8 क्यूब्स कितना होगा, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर 8 क्यूब से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास कर रहा है, तो 1 क्यूब से कितना पास करेगा, बोलो? फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब कितना होगा, डिवाइडेड बाई 8। सिंपल, Q अपॉन कितना हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द आंसर। खत्म कहानी। कौन सा आंसर, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से इसका लॉजिक अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, two parallel infinite wires, infinite line charges with linear charge density plus lambda and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? सिंपल है, देखो क्या करना है अपन को। ये एक लाइन चार्ज है, ये एक लाइन चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r। और एक मिड पॉइंट है, क्योंकि इससे कितना दूर है, r, और ये कितना दूर है यहाँ से, r, ठीक है? इस पे चार्ज कितना है, माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। इससे कितना है, लैम्डा कूलम, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज। ओके, तो आपको पता है किसी इन्फिनिट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इन्फिनिट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r। ये होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो अब क्या करूं मैं, ये पॉइंट है आपका P, ये प्लस
चार्ज है इस पे, किस पे, लेफ्ट वाला जो है ना, लेफ्ट वाला आपको दिख रहा है, इस पे क्या है, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज वाला वायर, उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे लिखूंगा तो वो किधर आएगा, राइट में। राइट में कितना आएगा, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, मैग्नीट्यूड उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा, वही 2k लैम्डा बाई डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितनी है, बोलो, कैपिटल आर। मतलब मैं एक ई की वैल्यू लिख लूं 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर, तो ये जो 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर है ना, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसकी वजह से, ये लेफ्ट वाले वायर की वजह से पी पॉइंट पर। तो मैं कह सकता हूं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट की तरफ लेफ्ट वाले वायर की वजह से, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। एंड ऐसे राइट वाला जो वायर है ना, चार्ज भले ही नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट, समझे। जैसे कि इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, दूर की तरफ, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसकी खुद की तरफ। ये डिफरेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कहूंगा मैं, जो दूसरा वायर है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी खुद की तरफ होगा, उसकी तरफ, खुद की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या है, सेम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई, किस पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, 2 इंटू ई। तो 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 2k लैम्डा बाई आर, तो हो जाएगा 4k लैम्डा बाई आर। डू यू नो द वैल्यू ऑफ k, हाँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा लैम्डा बाई आर। तो इससे 4 से 4 काटो और आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन कितना, पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है। तो कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। ये नीट 2019 में पूछा है ये क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बात यही है, थोड़ा सा हर चीजों को समझना पड़ेगा अपन को। आगे बढ़ते हुए एक चीज देखेंगे, ये क्वेश्चन, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हॉलो है, मेटल स्फीयर, इसका मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, हॉलो कंडक्टिंग। मैं HC से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, HC, हॉलो कंडक्टिंग, is uniformly charged the electric field due to the sphere at a distance r from the center। ये नीट 2019 में ये भी पूछा। ये देखो, ये मान लीजिए एक स्फीयर है जिसमें चार्ज क्या है, Q है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी सरफेस पे होगा क्योंकि ये हॉलो है और कंडक्टिंग है, ठीक है। आप देखिए, हॉलो में अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r। r लेस देन r के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0। और r ग्रेटर देन r के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, पता, बोलो, k q बाय r स्क्वायर, k q बाय r स्क्वायर, क्योंकि r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस। मान लो कि ये पॉइंट बाहर, मैंने एक पॉइंट ले लिया, अस्यूम करो ये पॉइंट P ले लिया, और इस P पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से आपकी R, तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स आर की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो ई की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट आर लेस देन कैपिटल आर के लिए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। Now let me talk about another question, which is electric field at the center O of semicircle of radius A having linear charge density lambda is given by। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, ये देखो क्या है, ये मान लो एक कर्व सरफेस है, ये एक सर्कुलर कर्व सरफेस मान लो, क्या है, सर्कुलर कर्व सरफेस है। सबसे पहले अपन ने इसको इससे मिला दिया और इससे मिला दिया, ठीक है भाई। और ये जो दो पॉइंट्स है ना, इनको भी मिला दो, और एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो सेंटर से पास करे, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसकी क्या हो, परपेंडिकुलर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये मान लो ये सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क की वजह से
अगर इस पे जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो सर्कुलर आर्क की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है। उसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर ये एंगल आपका क्या है, टोटल एंगल अल्फा है, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी 2k लैम्डा बाई रेडियस इसकी 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो अगर आपका सेमी सर्कल बन जाता है, मान लो जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल आपका मान लो कुछ ऐसा बन गया, ये इसमें से हम सेमी सर्कल बना लेते हैं। मान लो ये सेमी सर्कल बन गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे चार्ज होगा इस तरह से। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा कि इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले मिला दूंगा, और इसका सेंटर, ये सेंटर पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर पे ही होता है। तो अब फिर क्या करूंगा, एक ऐसे लाइन बनाऊंगा जो कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 180। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर। तो फॉर्मूले में लगाएंगे अपन, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर रेडियस साइन अल्फा बाई 2। अल्फा कितना है, 180 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो गया, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हो जाएगा आपका 2k लैम्डा बाई आर। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे k की वैल्यू कुछ दे रखी हो, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस कर रहे हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। ये 2 से 2 टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस आल्सो। तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आर यहाँ पे कितनी दे रखी है, ए, तो हमने जो कैपिटल आर ले रखी है उसको अपन ए से रिप्लेस कर लेंगे। ये नीट सॉरी एआईपीएमटी में पूछा गया था 2000 सॉरी किसमें 2000 में शायद। अ चार्ज capital Q is enclosed by a Gaussian surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मान लो ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा है, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से निकलेंगी वो तो निकलेंगी ना। मान ले, अस्यूम कर ले कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही, कितनी हो गई है, 3 और 3 6। अगर तू मान ले कि एक बड़ा स्फीयर बना देता है, ठीक है, मान ले एक तू बड़ा स्फीयर बना देता है, इसके अराउंड ये बना दिया, तो इस बड़े स्फीयर से भी तो उतनी लाइंस निकलेंगी ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। तो क्या है, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती कि आउटर सरफेस की डायमेंशन क्या है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस आई मीन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। छोटे वाले स्फीयर के लिए भी देखें, उसके लिए भी क्यू एनक्लोज्ड कितना है, क्यू। बड़े वाले स्फीयर के लिए भी देखें तो उसके लिए भी क्यू एनक्लोज्ड कितना है, क्यू। तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। समझे, आगे बढ़ते हैं। तो सेम यहाँ पे देख लो, रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल। ये स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड कितनी दे रखी है आपको, एल, और ये भी साइड और ये भी साइड, दोनों साइड क्या दे रखी है आपको, एल दे रखी है। एल मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। पेपर का प्लेन का मतलब ये मान लो कि इस प्लेन में, जिस प्लेन में आप देख रहे हो, ठीक है ना, इसी प्लेन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑल्सो इन द प्लेन। मतलब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, समझे, डायरेक्शन की क्या है, सेम प्लेन में। ठीक है, अब क्या, ओनली टू plane of paper is limited only to the lower half of the square surface। मतलब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन में भी है और ओनली लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर में। ठीक है, कहाँ पे, ओनली ओनली लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस। ठीक है, एज यू कैन सी इन द फिगर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पड़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। मतलब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे इस स्क्वायर सरफेस का मैं एरिया अगर देखूं तो किधर होगा, आप खुद देखो, ये जो जो सरफेस ये बन रही है ना, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर के,
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी स्क्वायर की वो क्या होगी, इस परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180, सॉरी 90। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। दोनों के बीच में एंगल 90, तो cos 90 कितना, 0। तो फ्लक्स कितना, 0। तो फ्लक्स यहां से पता है कितना हो गया, ये cos 90 और यहाँ पे क्या हो गया, ये 0। तो इसलिए जो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सरफेस की जो परपेंडिकुलर है ना एरिया, सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अलोंग द सरफेस। दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 90, सो फ्लक्स इज 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L। ये देखो, इसको भी मैं सीधा बता देता हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, 2010 में पूछा है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। इसमें भी क्या, ये स्क्वायर प्लेट रखी है, ये स्क्वायर प्लेट है, और इस सरफेस इसी के क्या है, इसी के जो स्क्वायर प्लेट है ना, इसी की सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होगा, 90। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे भी एंगल जो हो जाएगा थीटा 90 हो जाएगा, और फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका E इंटू ए इंटू कॉस 90। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0, ठीक है। आगे एक लास्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नीट फेज 1 2016 पूछा है, अच्छे लेवल का ये है कि मुझे नहीं लगता कि टॉपर जो होंगे वो भी मे बी उन्होंने कर दिया हो तो कर दिया हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ था सबके लिए, मतलब उन लोगों के लिए। इसमें क्या है, देखो ध्यान से, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of length L are initially at a distance d, but d less than L. This is very important point. इसका भी यूज है, मतलब पहले तो ये समझ लो, जो 2.5 लाइन्स हैं इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि भाई दो स्प्रिंग्स को क्या किया गया, सॉरी दो बॉल्स को या किसको, दो चार्ज्ड स्पेस जो है ना उनको ऐसे सस्पेंड कर दिया, ठीक है। दोनों को ऐसे सस्पेंड कर दिया। मान लीजिए इस पे चार्ज क्यू है, किसी टाइम टी पर इस पे टाइम चार्ज क्यू है, क्यू क्या है, चार्ज एट टाइम टी। मैंने ये क्यों लिखा है उसका मतलब अभी समझ आएगा, क्योंकि आगे क्या लिखा है, चलो। अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, मतलब ये दोनों कितना डिस्टेंस दूर है एक दूसरे से, डी डिस्टेंस दूर है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिपल्शन होगा ना, उसकी वजह से। अब क्या पूछा है आगे, चार्जेस, अब द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स। जो दोनों स्फीयर्स है ना उनसे चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, लीक होना स्टार्ट हो जाता है। चार्ज कम होना शुरू हो जाता है। अब जब चार्ज कम होगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि रिपल्शन उतना होगा नहीं, रिपल्शन उतना नहीं होगा तो क्या होगा, नीचे mg भी लगा हुआ है, तो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। दिन क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ कितने से, मतलब ये मान लो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की कितनी है, मतलब ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी रेट से कम हो रही है, v रेट से कम हो रही है। क्या और आगे है, देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। मतलब मान लो कि किसी टाइम t पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है स्फीयर्स के बीच में वो x रह गई है, यही मैं कह रहा था। मान लो किसी टाइम t की बात कर रहे हैं, एट टाइम t की बात कर रहे हैं, इनिशियल बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनिशियली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल d। बट मैं बात कर रहा हूँ एट टाइम t, एट टाइम t, एट टाइम t क्या था, एट टाइम t इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, x। अब बात यह है कि चार्ज कितना है किसी टाइम t पर, क्यों, क्योंकि लीक हो रहा है ना भाई, इतना मैक्सिमम तो होगा नहीं जो इनिशियली होगा, लीक होते 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 कितना रह गया, क्यों रह गया, और डिस्टेंस कितनी रहेगी इन दोनों के बीच में, x। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या करने वाले हैं, कैसे समझने वाले हैं, ठीक है। अब बात समझो कि मान लो किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये थीटा भी क्या चेंज होगा ना, तो ये भी क्या है, एंगल
एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर ये एंगल कितना है, थीटा। तो अब बता मुझे, मैं ये कह सकता हूँ, देख ध्यान से मैं क्या बना रहा हूँ, नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा, mg लगेगा, और इस पे इधर की तरफ क्या लगेगा, इधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लो इसको Fe किसी टाइम t पे, और इधर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, अभी भी किए थे हमने, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा है। तो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा, और ऊपर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल में राइट में जो फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू लेफ्ट में लगने वाला, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, टी कॉस थीटा ऊपर है तो नीचे कितना लग रहा है, एम जी, ठीक है। ये इस तरह से ही लग रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड करूंगा तो इधर एलएचएस में क्या मिलेगा, टी से तो टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। एफ ई की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, एफ ई की वैल्यू किसी टाइम टी पे क्या होगी, होगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही तो होगी ना। तो हो जाएगी के क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्यू, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू है, और एक्स क्या है, एक्स इज द सेपरेशन बिटवीन देम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। टेन थीटा क्या लिखूंगा, बताओ मुझे टेन थीटा क्या लिखूंगा, अगर मुझे मान लो टेन थीटा लिखना है, ये थीटा, टेन थीटा क्या लिखूंगा बोलो, टेन थीटा लिखूंगा, ये देखो ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ, ये क्या एंगल 90, ये कितना है x/2, ये कितना है, ये कितना है, ये कुछ भी हो, मान लो कि ये मान लो कुछ y हाइट मान लो, ठीक है, कि लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, वो दे रखी है l, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है l, दे रखी है, देखो l, l क्या है, स्ट्रिंग्स की लेंथ। एक बार बताओ मुझे कि अगर यहाँ पे एक चीज दे रखा है d लेस देन l है, d लेस देन l का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन था ना, वो बहुत बहुत छोटा था l से, इनकी लेंथ से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज, वो भी क्या होगी, बहुत बहुत छोटी, किससे, l से। और जब परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बहुत बहुत छोटा होगा, तो ये जो एंगल है थीटा, वो छोटा नहीं होगा, वो भी बहुत छोटा होगा, समझ में आई? तो यहां से ये जो कंडीशन दे रखी है ना, ये कंडीशन, इसका सीधा मतलब पता है क्या है, इसका सीधा का सीधा मतलब एक ही है भाई, और वो पता क्या है, वो है आपका कि जो थीटा है ना इज वेरी वेरी स्मॉल, फिर वेरी स्मॉल। और अगर थीटा स्मॉल होता है तो एक कंडीशन होती है, आपको पता हो, तो अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा लिख देते हैं। अब देखो, जो ये टेन थीटा है ना, हमारा टेन थीटा, ये टेन थीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको जैसे ही हम साइन थीटा लिखेंगे ना, तो साइन थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, कहां से, ये y मानने की आपको जरूरत नहीं होगी, यहीं से मिल जाएगी। देखो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए, या फिर ऑपोजिट, और ये क्या है, हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट कितना है x/2, और हाइपोटेनस कितना है l, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कितना है l, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ भाई, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकलेगी पता है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये देखो x तो बन जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि ये देखो एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और एम जी फिर जाएगा उधर, और 2l नीचे ही रहेगा, और k क्यू और k भी यहाँ पे नीचे चला जाएगा। मतलब ये कहानी है, ये कुछ ऐसा बन गया, इस चीज को मैं एक कांस्टेंट भी बोल सकता हूँ, कांस्टेंट c, तो क्या मैं इसे सी एक्स क्यू बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यहाँ से जो q की वैल्यू है ना, वो कितनी आ गई, वो q की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स क्यू, अगर लॉजिक से देखा जाए तो ये सी एक्स रेज टू 3/2 आ गई। इसमें पूछा क्या है पता है, पूछा ये है देन v वेरीज इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब v का जो रेट ऑफ चेंज है, वो पूछा है कि x से कैसे
डिपेंड करेगा, मतलब v और x में एक रिलेशन है, वो पूछने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या होगा। इसका थोड़ा सा अपन एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अपन को थोड़ा और समझ आएगा। देखो डिफरेंशिएशन जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे आएगा dq बाई dt, ठीक है, और रूट सी तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन होगा 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 और dx बाई dt। और dx बाई dt क्या है, dx बाई dt है वेलोसिटी, समझे। अब बात होती है dq बाई dt, ये तो कांस्टेंट है, कैसे बोल रखा है उसने, जो चार्ज निकल रहा है ना वो कांस्टेंट रेट से निकल रहा है, चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन चार्ज निकलने की जो रेट रहेगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट है, समझ में आया? ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट। तो आपका रिलेशन क्या मिल गया, ये कांस्टेंट हो गया सब, ये भी कांस्टेंट हो गया, समझे। तो आपका एक ही चीज बच गया, क्या x 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x रेज टू हाफ, और x रेज टू हाफ को रूट x लिख सकता हूं, और ये कितना हो गया v, समझे। और सब जो बाकी का है ना वो कांस्टेंट है, कोई k डबल डैश। तो सीधा मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, या फिर मैं बोल सकता हूं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू माइनस हाफ। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, ये आ गया x रेज टू माइनस हाफ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच। ये 1 घंटे से ऊपर हो गया शायद। मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अपन ऐसे ही जो नीट के क्वेश्चंस है, प्रीवियस के क्वेश्चंस, वो अपन ऐसी सीरीज लाते रहेंगे। आई मीन हर 1 या 2 दिन के बाद में मैं ये अपलोड करता रहूंगा, और आप अपने कमेंट करिएगा। जितने भी नीट के लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं जेईई एडवांस की भी सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये नीट के लिए ओनली, ठीक है। जितने भी नीट के लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी आए हैं, सारे चैप्टर से जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे सबको अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि आपको सॉल्यूशंस एक वीडियो फॉर्मेट में रहेंगे तो बहुत आसानी होगी सीखने में। और अगर कोई श्रीनगर या कश्मीर से है तो कश्मीर में मैंने एक ऑफलाइन सेंटर खोला है फिजिक्स के लिए, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन मोड में भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन मोड में भी। ऑनलाइन मोड में तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आई मीन कहीं से भी है वो, आई मीन ऑल ओवर द नेशन कहीं से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है। हमारा एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन 11th सेक्शन और 12th सेक्शन के लिए, मतलब 11th का 5 मंथ्स का कोर्स है फॉर नीट, और 12th का 5 मंथ्स का कोर्स है फॉर नीट। ये 6 मई से स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगा आपका 6 अक्टूबर तक। और वहां तक आप आराम से, क्या होगा कि अपन डाउट डिस्कस करेंगे, सारी चीजें करेंगे उसमें, ठीक है। ऑनलाइन डाउट्स रखेंगे, लाइव इंटरेक्शन इसी तरह से होगा। ये तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन ऐसा ही फॉर्मेट आपको ऑनलाइन में भी दिखेगा, जैसे कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेंगे मेरे साथ तो यही फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। जो भी इंटरफेस आपको दिख रहा है तो यही इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन इसमें एक चीज ऐड ऑन हो जाएगी कि इसमें क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकेंगे तुरंत, जैसे कि हाँ हाँ हेलो, मैं आपको पूछा करूंगा कि आपको सुनाई दे रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सुनाई दे रहा है काइंड ऑफ। तो अपना 2 वे सिस्टम रहेगा, जब भी डाउट होगा आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेम इंटरफेस होगा, इसी इंटरफेस पे अपन क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो कोई भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को क्या, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.ideducation.co.in, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, जिसका नंबर है 7400180397। एक और बार बोल रहा हूँ, 7400180397, ये व्हाट्सएप नंबर है ऑर्गेनाइजेशन आइड एजुकेशन का, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको इसकी और भी डिटेल्स दे दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, मिलते हैं आपसे।